Hello everyone, welcome to JK Special Classes. In today's lecture, we are going to cover terminologies for your High Court exam. And in this video, we are going to cover remaining terminologies. And with that, we are going to revise the previous which we already have covered. We are going to revise all those different terminologies. Okay. तो हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसको तो कवर करेंगे और जो पुराना हमने पढ़ा था अगर वो चीज़ें अस्पष्ट थी, क्लियर नहीं हो पाई थी या चीज़ें समझ नहीं आई थी, वी गोइंग टू कवर अगेन वो उन चीज़ों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक चीज़ याद रखना, मैंने पहले भी बोला कि 10 नंबर का अगर आना है तो ये इसमें ही मैटर नहीं करता। कोर्ट में जब अगर वो आप जब इंटरव्यू तक जाओगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोर्ट से रिलेटेड वो आपको लॉ से रिलेटेड या डीप वो पॉलिटी से रिलेटेड पूछने वाले हैं। अगर वो ऐसा करना चाहते तो वो सिलेबस में आपको पॉलिटी और ये सब डालते, तो टर्मिनोलॉजीज मैटर वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है सिलेबस में भी, और वो पूछ सकते हैं क्योंकि वो चाहेंगे कि आपको चीज़ें पता हो कि क्या कौन क्या संभालता है। तो उसके लिए आपको इनको अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले भी रीडर पढ़ा था, फिर एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ एक बार फिर इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे पहले जो है नहीं, मतलब उनको लॉ के बारे में इतना नहीं पता, तो एक बार में इतना चीज़ें नहीं समझ आएंगी, 2-3 बार 4 बार चीज़ों को समझेंगे सुनेंगे तो पता चलेगा कि है क्या। ठीक है, तो उसको कवर करते हैं। पहला आ जाता है रीडर। रीडर हमने बोला, इसको आप मत देखो, इसमें लिखा है कि पर्सन हु रीड्स आउट डॉक्यूमेंट्स इन कोर्ट, उसको रीडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। अब इसमें है क्या, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि एक आपका जज होते हैं। ठीक है, एक आपके जज है, एक आपके रीडर है यहाँ पे बैठे, और एक आपके यहाँ पे स्टेनो बैठे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर एक लॉयर आता है बाहर से देखो, यहाँ से चल के लॉयर आता है यहाँ पे। जब लॉयर आता है यहाँ पे तो लॉयर क्या करेगा, अब जाके वो जज से डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा कि कौन सा केस ले रहे हो आप, ऐसा तो नहीं पूछेगा। कहाँ तक पहुँचे, मेरी बारी कब है, कब सुनाना है आपने, मेरा नंबर कब आएगा। तो अब ऐसा तो नहीं करेगा, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, तो डिस्टर्ब हो जाएगा कोर्ट। तो अब एक पोस्ट बनेगी जिसका नाम है रीडर। रीडर क्या करेगा, रीडर तो बाकी काम भी होते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तो मल्टीटास्किंग है, मतलब इतना तो अलग अलग चीज़ों के लिए स्टाफ ही नहीं है। बट जो मेन मुख्य कार्य है इसका, तो अब क्या करेगा, तो ये इनसे पूछेंगे कि कौन सा केस चला है। ये बोलेंगे इनका केस था मान लो 3रा नंबर या 4था नंबर, केस चल रहा है 6टा नंबर, 6th नंबर। तो अब ये पूछेंगे कि कौन सा चल रहा है, तो ये बोलेंगे कि 6th। ये बोलेंगे मैं तो लेट हो गया, मेरा तो 3रा था। तो अब क्या करा जाए, तो ये इनको बोलेंगे सुनो मेरी बात, आप क्या करो, मेरा ना नंबर, मतलब मेरा अगला केस या अगले दिन इस डेट को मैं फ्री हूँ, या इस डेट को फ्री, क्या मतलब इस डेट को मेरा केस नहीं है, तो आप मेरा यहाँ पे रीशेड्यूल कर दो। तो इस तरह रीशेड्यूल होगा ही, फिर तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया आज के दिन का। तो इस तरह अब रीडर क्या करेगा वो, तो रीडर बहुत सारी चीज़ें करता है, इसका बहुत सारे काम है, मेन इस ये भी काम है। और बाकी जो कोर्ट्स में जो चल रही हैं डॉक्यूमेंट्स, किस तरह किसका पहले लिस्ट किया जाएगा, किस तरह केस होगा, कौन नंबर वाइज, वो सब चीज़ें कौन देखेगा, रीडर देखेगा। ठीक है, तो रीडर का काम हो गया ख़त्म। अब आ जाते हैं, ये ई कोड लिख दिया मैंने, ई कोर्ट है। ठीक है, ई कोर्ट, तो ये सिंपल है। ठीक है, ई कोर्ट सिंपल हो गया। क्या है ई कोर्ट, ई कोर्ट सर्विस क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट सर्विसेज फॉर ऑनलाइन मैनेजमेंट। किसी को ऑनलाइन मैनेज इस किसी को क्या मतलब, जो कोर्ट में ऑनलाइन मैनेजमेंट हो रही है आजकल हर चीज़ में, ऐप्स और मैनेजमेंट करने, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वो आ गए हैं, ऐप्स वगैरह आ गए हैं सर्विस देने के लिए, किसी को कंप्लेन करवानी है, ये कराना है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में मतलब अपने अपने उनके हैं ई सर्विसेज, वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह कोर्ट भी अपनी ई सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जैसे बाकी जो उनके काम से रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पे देते हैं, ये भी वैसे वहाँ पे ऑनलाइन मैनेजमेंट जो सर्विस है वो दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट सर्विसेज फॉर ऑनलाइन केस मैनेजमेंट, ऑनलाइन जो केस मैनेजमेंट है वो कहाँ की जाती है, ई कोर्ट सर्विसेज में। इसमें वेरियस सर्विसेज आ जाती है, वो आपको खुद पता चल जाएगा देख के कि ई कोर्ट की सर्विसेज क्या होंगी। ठीक है, तो जो ऑनलाइन दिखी जाती हैं। ठीक है, अब आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता होगा, तो उनको बता दें डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में, अगर आप करंट अफेयर न्यूज़ ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपको पता होगा, ये पक्का पता होगा डेफिनेशन क्या होता है। आपने सुना होगा कि 100 करोड़ का डेफिनेशन का केस डाल दिया,
कंपनी ने डाल दिया या इंडिविजुअल ने डाल दिया जो बहुत हायर पोस्ट पे था, रिप्यूटेड था। अब देखो हम लोगों का तो नहीं है ये कि उनको तो कोई लेना देना नहीं, अब इतनी इतनी चीज़ों के लिए बदनामी के लिए कोर्ट केस थोड़ी ना चले जाएंगे, है ना। ऐसे तो लोग कितनी बदनामी करते रहते हैं, तो क्या वो कोर्ट में जाके डेफेमेशन थोड़ी ना करेंगे हर किसी। ये तो बड़े लोगों का काम है, मतलब जो हायर उसमें है, जिनकी बदनामी होगी तो बहुत ज़्यादा उनका लॉस हो जाए, तो क्या करते हैं लोग, जिस तरह मान लो कि किसी कंपनी की बदनामी कर दी झूठा वो डाल के कि हाँ, या कंपनी की छोड़ो, किसी इंडिविजुअल की जो पॉलिटिकल फिगर है, जो मतलब जिसका बहुत बड़ा नाम है, अब उसको बदनाम कर दिया तो अब उसको वोट नहीं मिलेंगे, तो अब उसको सच्चा बदनाम भी नहीं किया, झूठा कर दिया, तो वो क्या करेगा, डेफेमेशन का केस डालेगा। और आप हमेशा देखना कि ये केस बहुत ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, इस तरह कुछ भी डाल देते हैं अमाउंट, कैमरा इतना मतलब डेफेमेशन का केस डाल देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता अब किसी के पास इतना है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। तो ये बढ़ा चढ़ा के इसलिए किया होता है कि हमारी इतनी वैल्यू और हमारा ये इन्होंने झूठा वो करके हमारी वैल्यू और हमारा वो जो बदनामी झूठी की है। तो और ऊपर से ये चीज़ें फिर हाईलाइट होती है कि 100 करोड़ का डेफेमेशन का केस डाला और ये सब। तो डेफेमेशन क्या होता है, स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू हार्म समवन्स रेपुटेशन। तो इसलिए आजकल जिस तरह ऑनलाइन चीज़ें चली हैं तो बड़ी फिगर को बोल देते हैं, बट ऐसा है कि ये चीज़ें भी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि डेफेमेशन के केस और ये सब चीज़ें फिर झेलनी पड़ सकती हैं, है ना। तो स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू हार्म समवन्स रेपुटेशन, उसको डेफेमेशन कहते हैं। अच्छा, डॉग क्यों लिख दिया मैंने, डॉग क्यों, चलो ये तो आपको पता ही है, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डॉग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट इसका मैं लिखने वाली थी डॉक, DOCK, है ना। अब यहाँ पे आपका आपने मूवीज़ में देखा होगा, यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे जज साहब बैठे हैं, यहाँ पे लोग अपनी सीट्स लगा के बैठे हुए हैं। अब यहाँ इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉग, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं डॉग, डॉग बोलते हैं, ठीक है। तो कटघरा जो है डॉग बोला जाता है, तो ये सिंपल है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि इसे क्या बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई पूछ ले और आपको पेपर में आ जाए कि लुकआउट नोटिस क्या होता है। अब लुकआउट नोटिस तो बहुत बार सुना होगा, लुकआउट नोटिस है क्या, आपने बहुत बार सुना होगा कि नीरव मोदी भाग रहा है और उसके लिए लुकआउट नोटिस निकाला गया है ना, है ना। ये बहुत बार हम सुनी होगी लुकआउट नोटिस। तो नीरव मोदी, विजय माल्या उसके खिलाफ, है ना, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर लुकआउट नोटिस भेजा कि भाग भूग ना जाए। तो अब वो क्या कर रहा है कि अब कोर्ट उसको बुला रही है, उसके लिए वो सर्च चली हुई है, तो उसमें लुकआउट नोटिस निकाला जाता है, इन नोटिस टू सर्च फॉर एंड अरेस्ट अ पर्सन, उसको बोलते हैं लुकआउट नोटिस। लुकआउट तलाशी वारंट जो है, तलाशी वारंट को क्या बोलते हैं, लुकआउट नोटिस। मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, एक एक चीज़ में आपको मज़ा आ रहा होगा कि लुकआउट नोटिस क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्या होती हैं। तो कोई भी चीज़ जब पढ़ते हो ना, मैं जब पढ़ाऊँ इमेजिनेशन किया करा करो, बस सोचा करो, मतलब आंखें बंद करके सुना करो वो चीज़ क्या हो रही है ना। अब लुकआउट नोटिस किसके लिए निकल रहा है ना, नीरव मोदी भाग रहा है, वो भाग रहा है, और ऐसे जो भी है, और इसको ये भी एक बार पढ़ लेना, नोटिस टू सर्च फॉर एंड अरेस्ट अ पर्सन, उसको बोलते हैं लुकआउट नोटिस। अब आ जाते हैं अगला, अगला बहुत अच्छा पॉइंट जो पूछा जा सकता है, इम्प्यूनिटी क्या होती है, इम्प्यूनिटी, है ना। आपने देखा होगा एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और पेनल्टी, ठीक है। इम्प्यूनिटी क्या होती है, दंड मुक्ति। एक चीज़ आपने देखी होगी, ये रिलेटेड नहीं है, बट मैं पॉलिटिकली उसमें जाने से बेटर है कि कुछ इस तरह की एग्जांपल दे दूँ आपको। जैसे देखा होगा आपने कि कोई भी जैसे जैसे फॉरेन जो वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन एम्बेसीज होती हैं ना, एम्बेसीज होती हैं। तो अब क्या होता है, वो उस जिस कंट्री की है वो उसकी होगी। अब उस कंट्री में कभी कभी आपने देखा है कि क्रिमिनल हुआ फॉरेन एम्बेसी में या दूसरी, मतलब मान लो कि अब वो वहाँ पे जा नहीं सकते। जैसे आप विकीपीडिया का केस देखा होगा आपने, चलो उसमें आपको फिर तो बोलेगा मतलब कि अब वो अब इस सरकार को इंसान को पकड़ना है, वो पकड़ नहीं सकती क्योंकि फॉरेन एम्बेसी है, तो इसके अंडर जाके वो पकड़ नहीं सकती, तो उसके पास इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी मतलब एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और पेनल्टी, उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी, ठीक है। अब वहाँ पे उसको एग्जाम्पशन मतलब उसको इस तरह कि वो नहीं जा सकता। तो इस तरह कोई भी मतलब, अब वो मैं पॉलिटिकली मैंने कहा कि वैसी एग्जांपल देने से बेटर है कि ये आपको एग्जांपल, तो इम्प्यूनिटी उसके पास जो है दंड मुक्ति का राइट है, या उसको वो है कि पनिशमेंट से बचने के लिए,
ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अब आते हैं चार्जशीट। चार्जशीट आपने तो बहुत बार सुना होगा, चार्जशीट दायर हुई है, चार्जशीट दायर हुई है। चार्जशीट होती क्या है? दायर तो हो गई है, क्या चार्जशीट मतलब कब कब दायर हो रही है? पहले हो रही है, बाद में हो रही है, क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रही है, चीज़ क्या है? चार्जशीट एक है आरोप पत्र, किसी पर आरोप लग गया कि ये इसने ये किया है, ये किया है, वो किया। तो अब आरोप पत्र जो है, जिस पे लिखा गया है, जो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिस्टिंग की है चार्जेस की। मान लो कि किसी ने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जब क्राइम्स वगैरह कुछ इस तरह होता है तो उस पर एक दो धाराएं और डाली जा रही हैं, तो वो किस पे लिखी जाती है? वो चार्जशीट पे होती है। डॉक्यूमेंट लिस्टिंग चार्जेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड, उसको बोलते हैं चार्जशीट। चार्जशीट क्या होगी कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स पे जो जो लिस्टिंग करनी है वो कर दी। अब आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? अच्छा, अब आपको चीज़ समझनी होगी। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। अटॉर्नी, सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के बाद मैंने बताया था कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आपने कभी देखा है? अभी कोर्ट रूम का कभी वीडियो या वो सब चीज़ देखना, ऐसे भी वो देखना, तो वहाँ पे एक लॉयर जो है वो दे रहा होता है, उसके साथ इतने लोग खड़े होते हैं पीछे। तो वो चलो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जैसे सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर के साथ जो है उसको भी एडवाइस देने वाले एडिशनल सॉलिसिटर। अटॉर्नी को सॉलिसिटर, सॉलिसिटर को एडिशनल सॉलिसिटर, और वो कितने भी हो सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है 2 3 4 नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट बार बार मैं क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि नया आया है ये 6 सॉलिसिटर जनरल, उसमें वो हुए थे, मतलब अभी अपॉइंट की गया। और आपने देखा होगा अगर इसका पेपर, तो आप देखोगे कि वो लॉ से रिलेटेड जो करंट अफेयर चल रहे हैं वो भी वो पूछते हैं। तो अब आ जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर का होता है। अटॉर्नी में और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में डिफरेंस होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जो सरकारी वकील होता है। अब आप बोलोगे कि भाई अटॉर्नी भी तो गवर्नमेंट को वो कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया कोई क्राइम हो गया, मान लो जैसे आरजी कर जो केस हुआ, या कोई भी इस तरह का केस हुआ, अब उसकी तरफ से जो है जो जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है ना, उसकी तरफ से कौन, जिसके ऊपर क्राइम हुआ उसकी तरफ से कौन लड़ेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील उसकी साइड से उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ताकि वो इंसाफ दिलवा सके। तो पब्लिक साइड से जो लड़ रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, ए लॉयर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन कोर्ट। बट यहाँ पे बात वैसी नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि जिसके साथ जो हुआ है, जो गलत क्राइम हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो उसका केस लड़ेगा ताकि उसको जस्टिस मिले, तो उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आता है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होता है? अ गारंटी टू इंश्योर द एक्यूज्ड अपीयर्स इन कोर्ट। ठीक है, एक गारंटी दे दी जाती है। बेल बॉन्ड क्या होता है? भाई बेल होगी, बेल होगी, गारंटी दी जाती है कि एक्यूज जो है, जिसपे इल्ज़ाम लगा है, वो कोर्ट के पास आएगा, मतलब जब भी बुलाया जाएगा तो वो उसको फिर उस पर बेल दी जाती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं। ऑर्डरली क्या होता है? ऑर्डरली क्या होता है? देखो, हर चीज़ को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है ना। अब कोर्ट सही तरीके से चले, सब कुछ अपने सही ढंग से चले, तो ऑर्डरली का काम क्या होता है कि उसको इस तरह चलाया जाए ताकि वो कंड्यूसिव हो जस्टिस मिलने के, मतलब समझ रहे हो, अपना हर कोई अपना अपना काम सही तरीके से करे, ऑर्डरली वे में करे। ऑर्डरली का काम है सब कुछ मैनेज देखना कि जो कोर्ट है उसमें सब सही तरीके से चल रहा है, और जो ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट है कि वो जो कंड्यूसिव हो, ठीक है, जस्टिस के लिए। अब आ जाता है एजुकेशन। ये एडजर्नमेंट क्या होती है? एडजर्नमेंट क्या होती है? हमने पहले भी पढ़ा, हमने बहुत बार इसको देखा भी कि एडजर्नमेंट, बहुत बार सुना भी है। कोर्ट को जब केस है, जब उसको पोस्टपोन किया जाता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ अ कोर्ट हियरिंग टू ए लेटर डेट, है ना, ये बोला भी जाता है, न्यू आपने मूवीज में भी देखा होगा। तो जब पोस्टपोनमेंट की बात होती है तो उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एडजर्नमेंट सिंपल कि पूछा जाए, अगर आपको वहाँ पे 1 नंबर का वो जो आता है, तो आपने क्या लगाना है कि जो पोस्टपोनमेंट है केस की, उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। अब रिकॉर्ड रूम, रिकॉर्ड रूम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड रूम एज नेम सजेस्ट, रिकॉर्ड रूम का मतलब यही है कि रिकॉर्ड करना, ठीक है। और रूम वे कोर्ट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, उसको बोलते हैं रिकॉर्ड रूम। अब आता है प्रोसेस सर्वर। प्रोसेस सर्वर को अच्छे से देख लो। प्रोसेस सर्वर आ सकता है क्योंकि ये चीज़ें कोर्ट रूम में जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रोसेस सर्वर क्या है? इसका काम होता है ए पर्सन सर्विंग लीगल डॉक्यूमेंट्स टू पार्टीज इन्वॉल्व। जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजना। अब आप पूछोगे कि लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? लीगल डॉक्यूमेंट्स तो भेजने हैं, कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स, कैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब किस तरह के, बहुत तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या भेजना है।
तो उनको जिस तरह समन, ठीक है, समन भेजना, ठीक है, समन भेजना, वारंट भेजना, ठीक है, ये काम किसका? प्रोसेस सर्वर का। प्रोसेस सर्वर का काम क्या है? अब प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट होगी उसमें वो बंदा जो होगा वो ट्रैवलिंग कर रहा होगा, वहाँ से वहाँ समन पहुँचा रहा होगा, ठीक है। तो प्रोसेसर का काम, सर्वर का काम क्या है? जो वारंट है, जो समन है, जो वारंट है, उनको भेजना। समन में अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट, तो वारंट और समन में डिफरेंस ये होता है कि जो समन होता है वो किसी को, अगर किसी की टेस्टिमनी चाहिए, किसी की गवाही चाहिए, उसमें भी भेजा जा सकता है। तो समन तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि हाँ इस चीज़ के लिए समन भेजा है कि हाँ आप पेश हो या आपका ये चीज़ है। वारंट क्या होता है? जब जब उस पर उसको पुलिस को बोल दिया जाता है कि इसको अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। तो अब इसको आगे हम पढ़ेंगे कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल में ये वारंट जो है नॉन कॉग्निजेबल में किस तरह निकाला जाता है, और ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। वारंट आपको समझ आ गया होगा, सिंपल है। वारंट जब अरेस्ट करने के लिए जब कोर्ट से आदेश आएगा तो उसको वारंट बोलेंगे, और प्रोसेस सर्वर का ये काम होगा वारंट को भी भेजना। तो ये आपका समन और वारंट का काम है। अब कोर्ट कॉपीस्ट क्या होता है? पर्सन मेकिंग कॉपीज ऑफ ए कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी वगैरह भेजना। कॉपीज हमने पहले भी पढ़ा था कि ओरिजिनल कहीं चाहिए, कोर्ट से जो डायरेक्टली चाहिए कॉपी, तो वो कोर्ट कॉपीस्ट ही उसका काम करेगा, ठीक है। वो अब आ जाते हैं परजुरी। परजुरी हमने पहले भी पढ़ा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि 4-5 नंबर की आई थिंक आई थी, 3-4 तो थी ही। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो इस तरह के टर्म्स हैं। परजुरी क्या होता है? झूठी गवाही देना। तो इसको बार बार आपको इसको बताने का मतलब यही है कि आपके दिमाग में ये अच्छे से पड़ जाए कि क्या चीज़ है। परजुरी है झूठी गवाही देना। लाइंग अंडर ओथ, कोई चीज़ झूठा बोलता है, कोई झूठ बोल रहा है, कसम खा रहा है उस चीज़ की और झूठी खा रहा है, तो वो आ गया हमारे किसके अंडर? परजुरी के अंडर। उस वर्ड को क्या बोलते हैं? परजुरी। क्या बोलते हैं? परजुरी। फिर आ जाता है एक्यूज्ड। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बोल दी थी, जो कि मैं भी आपको सही तरीके से बताती हूँ। अक्यूज और कन्विक्ट में फ़र्क होता है। अक्यूज तो बोल दिया कि इस पर इल्ज़ाम लगाया ये चीज़ का, वो अक्यूज्ड है, इसने ये गुनाह किया, इसने ये किया, बट वो अभी साबित नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ है। जब साबित सिद्ध हो जाएगा तो तब वो क्या बन जाएगा? कन्विक्ट, कि हाँ इसने पक्का ये चीज़, मतलब वो फिर वो लॉ की नज़र में वो कन्विक्ट हो गया। तो अक्यूज तो सिंपल अक्यूज्ड है, ठीक है। अ पर्सन चार्ज विद क्राइम, जिसको चार्ज किया गया क्राइम से, अभी वो उसने किया नहीं कि वो बात की बात है, वो कन्विक्ट बनेगा जब वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये आपने देखा भी होगा, आई थिंक मूवी थी, चलो उसको छोड़ो। मतलब जब काल कोठरी टाइप का, उसमें ना अंधेरा ना लाइट का पता ना कुछ, उसमें वो आदमी को डाल दिया जाता है और उसको सिर्फ खाना दिया जा रहा है। जो बहुत सारे हीनियस क्राइम्स या कुछ बहुत सारे कुछ इस तरह का काम किया जिसमें बहुत सारे लोग मरे हैं, है ना, और उसकी वजह से तो वो ज़्यादातर उसमें क्या होता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और इस तरह की कन्फाइनमेंट दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, जो बहुत ही खतरनाक टाइप की होती है, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है? इम्प्रिजनमेंट इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में डाला। ज़्यादातर आप देखना कि ये टेररिज्म से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसमें ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत सारे लोगों को इसमें ज़्यादातर ये दी जाती है, ठीक है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है? कि इम्प्रिजनमेंट इन आइसोलेशन। फिर आ जाता है जज। जज क्या होता है? जज, अच्छा ये मैंने क्यों लिखा, ये जज और जस्टिस आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी इस पर बात करी थी, बट आपने बहुत बार चीज़, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में ये आई नहीं है, बट आपने ये सोचा तो होगा। मतलब अगर देखो तो सोचो कि जज कब बोला जा रहा है। एक जगह हम बोल रहे हैं कि जज है, एक जगह बोल रहे हैं चीफ जस्टिस है। अब कब जज है, कब चीफ जस्टिस है, कब चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो पता है। अब क्या जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? किस तरह की चीज़ है ये, क्या है? तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। पहले तो जज का मतलब क्या? न्यायाधीश, अ पर्सन प्रिसाइडिंग ओवर ए कोर्ट, ये जज होता है, सिंपल बात है, इसमें तो कोई ऐसा वो नहीं है, दोहराई नहीं है ना। अ पर्सन प्रिसाइडिंग ओवर ए कोर्ट, उसको बोलते हैं जज। अब आ जाता है जस्टिस। जस्टिस हमने बात करी, फिर से मैं बता देती हूँ, फेयरनेस से जो चीज़ें चल रही हैं, इम्पार्शलिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, उसको बोलते हैं जस्टिस, है ना, न्याय। अब जज और जस्टिस कब बन जाता है? जज जो होता है, जो लो कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं, लो कोर्ट्स में जब केसेस होते हैं, तो आपने देखा कि जज ने ये वो दिया, है ना, जज ने वर्डिक्ट दिया, ये सब। जब आप हायर कोर्ट, जिस तरह हाई कोर्ट बोलते हो, तो आप बोलते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब उसकी जुरिडिक्शन बढ़ जाती है तो वो जस्टिस बन जाता है। जज आपको छोटे जो कोर्ट्स वगैरह हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जिसकी जुरिडिक्शन कम है उसको हम क्या बोलेंगे? जज बोलेंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो मुखिया, जब वो हेड बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? उस जगह क्या बोला जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब आ जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट,
ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आ जाते हैं। ये बहुत बार शब्द आपने न्यूज़ में सुना होगा, ये या चीज़ें आपने, ये मुझे लगता है कि आपको ये पता ही होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ना। अगर नहीं पता तो उसको अभी हम क्लियर करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, देखो अब कोर्ट है हमारी, है ना। अब कोर्ट है तो हम कैसे वो चीज़, हम अब कोर्ट ने कुछ बोल दिया, चीफ जस्टिस ने बोल दिया, जैसे चीफ जस्टिस ने आरजी कर कॉलेज उसमें डॉक्टर्स को बोला कि आप काम पे जाओ, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, मतलब आप नहीं जा रहे हो, तो इस इनोसेंट डेथ्स हो रही है उसकी वजह से। तो अब चलो उसकी एग्जांपल ना लेके कहीं और एग्जांपल लेते हैं कि अब कोर्ट ने XYZ को बोल दिया कि ये करो, अगर कोर्ट ने बोल दिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बोल दिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बट अगला वहाँ से वो आता है, रिप्लाई आता है कि हम नहीं करेंगे, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, या हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो एक डिसरिस्पेक्ट मानी जाएगी कोर्ट की, डिसओबीडियंस मानी जाएगी टूवर्ड्स द कोर्ट। अब देखो उसमें क्या होता है, कोर्ट एक्शन ले सकता है उस आदमी के खिलाफ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तुमने तो तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन होगा, ठीक है। तो ये कोर्ट के पास अधिकार है कि वो फिर उसको डिसरिस्पेक्ट या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के उसको ऊपर जो कोर्ट करना चाहे वो फिर लॉ के अनुसार उस पर वो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। अब क्यों होता है ऐसा, क्यों, अगर देखो अगर लॉ कुछ बोल रहा है या कोर्ट कुछ बोल रहा है और लोग मानेंगे ही नहीं तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। अब ना मानने वालों पे भी कुछ सजा होनी चाहिए ना, कि हाँ तुम नहीं मानोगे तो फिर हम ये आगे फिर प्रोसीजर चलेगा तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, डिसरिस्पेक्ट और डिसओबीडियंस टूवर्ड्स द कोर्ट, उसको बोलते हैं हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, सिंपल है, इसको बहुत ईजी भाषा में ये चीज़ है। अब आते कंडोन। कंडोन मतलब क्षमा करना, किसी को फॉरगिवनेस देना, मतलब टू फॉरगिव और पार्डन। तो कंडोन ये भी कोर्ट्स में यूज़ होता है, तो इतना मतलब पता होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो इंग्लिश में, आपको इंग्लिश भी है तो उसका आप ये इसको वैसे ले लो कि इसका मतलब आपको पता ही होना चाहिए। फिर आता है सबमिशन। सबमिशन क्या होता है, सबमिशन सबको पता होगा। सबमिशन सिंपल, जो सबमिट करना, और प्रेजेंटिंग ए डॉक्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट इन कोर्ट, उसको सबमिशन कहते हैं। कि आप अपना अपना वो जैसे जैसा बोलेंगे कि आप अपना सबमिशन करो, और लॉयर को बोलेंगे आप अपना सबमिशन दो, तो वो मतलब आर्ग्यूमेंट में जो अपने करना है वो आप प्रेजेंट करो। डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना भी सबमिशन कहा जाएगा, ठीक है। सिंपल है ये भी, बहुत इसमें कोई वो नहीं है। रजिस्टर, जैसे कि केस रजिस्टर करना और ये सब चीज़ें, तो भी मतलब रिकॉर्ड्स को एंटर करना, इन्फॉर्मेशन इन ऑफिशियल बुक रजिस्टर करना, केस रजिस्टर करना, ये भी समझ आ जाएगा। फिर आता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा शब्द को, कॉग्निजेबल क्राइम्स, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम्स। कॉग्निजेबल क्राइम्स कौन से होते हैं, ए क्राइम फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। अगर किसी को विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल, ठीक है। वारंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब पुलिस वाला कभी मतलब आपने सुना भी होगा कि मतलब बिना वारंट के भी उठा लेते हैं, तो बिना वारंट के किस केस में उठाया जाता है, जो कॉग्निजेबल क्राइम्स होते हैं। कॉग्निजेबल क्राइम्स क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए, जैसे डाउरी का केस भी कॉग्निजेबल में आता है, मर्डर का केस कॉग्निजेबल में आता है, 302 धारा लगी है, कॉग्निजेबल आएगा। डिफरेंट IPC की धाराएं कॉग्निजेबल इसमें आती हैं कि आपको वारंट, आपको ऊपर से जाके कोर्ट से जाके वारंट वगैरह इशू करके उसे अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसे डाल सकते हैं, क्योंकि वो इस क्राइम के अंडर आता है। जैसे डाउरी, थेफ्ट, फिर ये सारी जो हीनियस क्राइम्स जो है वो भी इसमें आते हैं, जैसे मर्डर वगैरह, फिर बाकी भी बहुत सारे आते हैं। तो उसमें ना जाते हुए बात सिंपल ये है कि किसी को अरेस्ट कर लेना विदाउट वारंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वारंट के बिना जब पकड़ लिया जाता है या अरेस्ट कर लिया जाता है उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल। अब ट्रायल हमने पहले भी पढ़ा था और फिर से एक बार इसको देखते हैं। तो ट्रायल के एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब ट्रायल चल रहा है, भाई है क्या ट्रायल, ठीक है चल रहा है, एक्सप्लेन तो करो, एक्सप्लेन करना चीज़ें आनी चाहिए ना। कि अब ट्रायल हम बोल देंगे हाँ ट्रायल चल रहा है, जब वो, अब ट्रायल का मतलब क्या, मतलब होता है द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। अपने जो एविडेंस प्रोड्यूस किए कोर्ट में, जो भी है, मतलब वहाँ पर प्रोसीजर चल रहा है जिनके खिलाफ, तो जो वो प्रोड्यूस करते हैं एविडेंस, उनको एग्जामिन किया जाता है, उसको बोला जाता है ट्रायल चल रहा है इसका, ठीक है। फिर आता है प्रोसीजर होता है टू ब्रिंग अ प्रेजेंट समथिंग इन सॉरी प्रोसीजर नहीं, प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोसीजर होता है जो प्रोसीजर चल रहा है। प्रोड्यूस क्या होता है, टू ब्रिंग और प्रेजेंट समथिंग इन कोर्ट, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना कोर्ट पे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करना, कोर्ट में प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ये लिटिगेशन पहले भी पढ़ा था, फिर से एक बार बताती हूँ। वाद विवाद क्या होता है,
वाद विवाद क्या होता है? लिटिगेशन। लिटिगेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ केस टू कोर्ट, उसको बोलते हैं लिटिगेशन। मीनिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ केस टू कोर्ट, मतलब कि अगर दो आदमी लड़ रहे हैं, ठीक है, ए बी लड़ाई हो रही है उनमें आपस में, जो कोई इशू है उनमें आपस में, अब क्या करता है एक आदमी उसमें क्या करता है, अब वो उस केस को कोर्ट में ले जाता है, तो वो लिटिगेंट हो गया। ये भी हमने पढ़ा था कि लिटिगेंट होता है जो लेके जा रहा है केस। अब द प्रोसेस जो हो रहा है, अब वो जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, उसको बोलते हैं लिटिगेशन। प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ केस टू कोर्ट, उसको बोलते हैं लिटिगेशन। अब ये बहुत बार सुना होगा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं एंटिसिपेटरी बेल। बहुत बार ये सुनने को बोलता है कि उसने एंटिसिपेटरी बेल ले ली। एंटिसिपेटरी बेल है क्या भाई? आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ नेता, मतलब बहुत बार क्या होता है जब नेता वगैरह या बहुत लोग जो इसके लीगली वो है अवेयर है, जिनके पास रिसोर्सेज है, तो वो पहले ही क्या करते हैं, एंटिसिपेटरी बेल ले लेते हैं। उनको पता है कि ये हमने चीज़ की है और इस पर हमें जो है इस पर वो हो सकता है, जेल हो सकती है, तो हम वो क्या करते हैं पहले ही बेल लेके बैठ जाते हैं, ताकि उनको जब पकड़ने आए तो उनको वो पहले ही अपना वो एंटिसिपेटरी बेल दिखा देंगे और बच जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? बेल ग्रांटेड बिफोर अरेस्ट। अरेस्ट से पहले ही जो बेल ग्रांट कर दी जाती है उसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल। अब बेल आउट क्या होता है? टू रिलीज समवन ऑन बेल। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, तो बेल आउट क्या है? टू रिलीज समवन ऑन बेल, उसको बोलते हैं बेल पे किसी को रिलीज करना। और कोई पूछे आपसे तो बेल आउट में का मतलब क्या है? तो बेल आउट, बेल सिंपल एक ही जैसा है, किसी को बेल पे आउट मतलब बाहर रिलीज कर देना। अब इनोसेंट बोला जाता है ना कि वो कोर्ट में जब जज साहब बोलते हैं कि ही इज इनोसेंट, ही इज एन इनोसेंट। क्यों बोला जाता है इनोसेंट? मतलब अगर कोई किसी पे ये प्रूव ना हुआ हो किसने कुछ गलत किया है, तो वो फिर इनोसेंट की उसमें आ जाता है, फ्री फ्रॉम गिल्टी। अगर उसके खिलाफ एविडेंस प्रोड्यूस ना किए जाए और उसके खिलाफ एविडेंस ना हो तो वो फिर इनोसेंट हो जाता है। तो ठीक है, डेथ तो पता ही है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? आजीवन कारावास, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ ए पर्सनस लाइफ, उसको बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट बहुत सिंपल है, तब ये इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ ही नहीं थी। डिमांड क्या होता है? रिक्वेस्ट और क्लेम फॉर सम, ठीक है, ये इतना वो नहीं है। एलिबी क्या होता है? बहाना, बहाना मारना। अब एक्सक्यूज़ दे दिए जाते हैं, है ना। जब आप न्यूज़ में ये लॉ से रिलेटेड चीज़ें देखो तो एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं कि हम ये है हमारे पास। अभी अगर कुछ नेता के खिलाफ होगा तो वो कहेगा कि हाँ भी मुझे वहाँ पे, अब मैं नेता की एग्जांपल क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे XYZ आप किसी भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अब कोई एक्सक्यूज़ देगा कि भाई मुझे अभी इलेक्शन में जाना है तो मैं अभी नहीं आ सकता, या मैं अभी वहाँ गया हूँ या वहाँ गया हूँ। तो एक्सक्यूज़ को क्या बोलते हैं? एलिबी। एलिबी क्या होता है? बहाना, एक्सक्यूज़। प्लेंटिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगी। प्लेंटिफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? वादी, जो हमने पहले भी पढ़ा था। वादी मतलब क्या? पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन कोर्ट। अब क्या किया जाता है? एक आदमी है वो बोलता है कि इसने ये गलत किया है, ठीक है। एक तो आप, मैंने पहले वो चीज़ बताई, उसको मत इससे जोड़ना। प्लेंटिफ क्योंकि आदमी, जब एक पर्सन बोलता है कि दूसरे इंसान पे इल्जाम लगाता है कि इसने ये गलत किया, और वो उसको लेके केस अगेंस्ट अनदर इन कोर्ट लेके चला जाता है, दूसरे आदमी के खिलाफ केस लेके कोर्ट में चला जाता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। अब जो जिस पे लगा है प्रतिवादी, जिस पे लगा है, तो उसको बोलेंगे ए पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ समथिंग इन कोर्ट, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, ठीक है। एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य, प्रूफ और फैक्ट्स यूज टू सपोर्ट ए क्लेम। ये जो एविडेंस बोलते हैं ये सिंपल है। विटनेस क्या होती है? पर्सन हु सीज और नोज समथिंग एंड कैन गिव एविडेंस, उसको बोलते हैं विटनेस। जिसको पता है कुछ ये चीज़ें हुई हैं तो वो एविडेंस वगैरह प्रोड्यूस करेगा, तो वो विटनेस किस में आ जाएगा? श्रेणी में। फिर आ जाता है वर्डिक्ट। क्या होता है? वर्डिक्ट क्या होता है? फैसला, द डिसीजन और जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, उसको बोलते हैं वर्डिक्ट, ठीक है। जो कोर्ट का आएगा, जो जज साहब बोलेंगे, वो बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा? आपका डिसीजन। जो जज बताएंगे वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वर्डिक्ट हो जाएगा। अपील, एपलेंट, ये वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिए थे पहले। एपलेंट, अपील, ये सब चीज़ें बताई थी। रिक्वेस्ट टू हायर कोर्ट टू रिव्यू ए डिसीजन, उसको अपील बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी। सेंटेंस क्या होता है? किसी को सजा सुना दी जाए, ठीक है। सेंटेंस भी हमने पढ़ा था, तो नहीं भी पढ़ा तो आपको ये पता ही होगा। द पनिशमेंट गिवन टू समवन फाउंड गिल्टी, अगर कोई गिल्टी पाया गया है तो उसको सेंटेंस, उसको सजा सुनाई जाएगी, उसको सजा को हम सेंटेंस बोलते हैं। जजमेंट क्या होती है? निर्णय, डिसीजन और ओपिनियन ऑफ ए कोर्ट, उसको जजमेंट बोलते हैं। कोर्ट का जो ओपिनियन आ रहा है, कोर्ट की जो राय आ रही है, जजमेंट आ रही है, उसको जजमेंट बोलते हैं। डिक्री क्या बोलते हैं? फाइनल डिसीजन और जजमेंट ऑफ ए कोर्ट, जो फाइनल डिसीजन होगा, जो जजमेंट होगी कोर्ट की, उसको डिक्री बोलते हैं। फाइनल वाली क्या? डिक्री।
अब आ जाता है पटिशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट और अथॉरिटी, उसको बोलते हैं पटिशन। याचिका, याचिका क्या होती है? फॉर्मल रिक्वेस्ट टू ए कोर्ट और अथॉरिटी, उसको याचिका, पटिशन। एफर्मेशन क्या होती है? स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ, ठीक है, मैं इस चीज़ की पुष्टि करता हूँ बोलते ना, तो एफर्मेशन क्या है? स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन मेड अंडर ओथ, है ना, कसम के ओथ के अंडर जो स्टेटमेंट दी जाए, जो डिक्लेरेशन दी जाए, उसको बोलते हैं पुष्टि। मैं इस चीज़ की पुष्टि करता हूँ कि ये सही है। अब आ जाता है डिनायल, नकारना, और रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ ए क्लेम और स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं डिनायल। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्विटल क्या होता है? बरी, ए फाइंडिंग ऑफ नॉट गिल्टी इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। एक्विटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बरी, बरी। अब आता है हैबियस कॉर्पस। हमने पहले मेंडेमस और वो सब चीज़ें देखी थी, फिर से एक बार बता दें। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? रिट रिक्वायरिंग अ पर्सन टू बी ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। अब इसमें क्या है हैबियस कॉर्पस में? कि अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया, सीधी बात है, अनलॉफुली किसी को डिटेन कर लिया गया है, तो उसको बोलेंगे वो किस में, उसके पास, ये फिर हैबियस कॉर्पस रिट में आ जाता है, ठीक है। कोर्ट उसको बोलेगा कि भाई कैसे कर लिया तुमने इसे अनलॉफुली डिटेन, ये तो गलत है। इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन होता है ए कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोई मतलब अपने ही कोर्ट ने बोला ये काम मत करना यहाँ पे, ठीक है, तुम यहाँ पे घर नहीं बना सकते, वो लगा है, ठीक है, मैं नहीं सुनूंगा। कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये रोको, अभी के अभी रोको यहाँ पे। कोर्ट ने ना भी बोला बट वो लगा है गलत मतलब करने, तो फिर उसको कोर्ट इंजंक्शन देगा, निरोध करेगा, निरोधक। अच्छा, इंजंक्शन मतलब कोर्ट उसको बोलेगा रुक जाओ, अपनी बंद करो ये सब, नहीं चलेगा यहाँ पे। फिर आता है लिटिगेशन। लिटिगेंट मैंने पहले बताया था, वादकारी, अ पर्सन इन्वॉल्व इन ए लॉ सूट, उसको बोलते हैं जो लॉ सूट में इन्वॉल्व है, लिटिगेंट है, जो लेके गया है केस, उसको लिटिगेंट बोलते हैं, ठीक है। जो लॉ सूट में इन्वॉल्व है वो सारे, वो उसमें वो लिटिगेंट हो गए, ठीक है। अब आगे मीडिएशन, मध्यस्थता करवाना, है ना, अ प्रोसेस टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ कोर्ट। अब भाई कोर्ट में कितने साल वो करोगे, तो अब फिर एक पर्सन आता है, दो लोगों के बीच लड़ाई है, वो बाहर ही उसका कोर्ट का उसका चीज़ सुलझा देता है कि यहाँ पे सुलझा लो। कोर्ट में कब तक लड़ते रहोगे केसों को, तो मीडिएशन करवा दी उसकी, तो मीडिएशन माना जाएगा। नोटरी, अच्छा ये पॉइंट्स मत देखना 1 2 3 4, ये थोड़ा पहले मैंने अलग, फिर वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो गए पॉइंट्स अभी, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। अब आ जाता है नोटरी। नोटरी हमने पहले भी पढ़ा, ए पर्सन ऑथराइज टू विटनेस सिग्नेचर, ठीक है, तो उसको नोटरी कहते हैं, कि जो भी है सही है तो वो सिग्नेचर करेगा, ये सब कुछ सही है, तो नोटरी, नोटरी में आ जाएगा। ओथ आ जाती है ए प्रॉमिस और वाओ, वाओ टू टेल द ट्रूथ, ओथ कसम खाई जाती है कि हाँ जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। पार्डन, पार्डन आ जाता है, फॉरगिवनेस, क्षमा, ऐसे भी शब्द को पता होना चाहिए, इंग्लिश में इसका मतलब होता है पार्डन का, फॉरगिवनेस, मर्सी, ठीक है। प्रोबेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ सुपरविजन इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब किसी को सजा ना सुनाते हुए उसको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाए, ठीक है, उसको देखो, ध्यान दो उस पर कि भाई कुछ उल्टा सीधा ना करे, तो प्रोबेशन कही जाती है, ठीक है। अब आ जाता है रिकन्सिलिएशन, अ पर्सन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड इम्प्रूव रिलेशनशिप शिप्स, उसको रिकन्सिलिएशन कहते हैं। रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिटर्निंग समथिंग टू इट्स राइटफुल ओनर, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, वसूली, रिटर्निंग समथिंग टू इट्स राइट ओनर। सब पॉइंट ना मैंने बताया था पहले, सम्मन ही बोला जाता है, कोर्ट ऑर्डर टू अपियर और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं सब पॉइंट। समन्स, कोर्ट ऑर्डर टू अपियर और रिस्पॉन्ड, ठीक है, समन्स। टेस्टिमनी हमने पहले पढ़ा था, गवाही, फिर से एक बार देख लो, उसको गवाही बोलते हैं, स्टेटमेंट और एविडेंस गिवन अंडर ओथ। टॉर्ट क्या होता है? दुर्व्यवहार, ए रॉन्गफुल एक्ट और इंजरी, उसको बोलते हैं टॉर्ट। वारंट क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर टू अरेस्ट और सर्च, सर्च वारंट निकला है, सर्च के लिए वारंट, अरेस्ट करने का वारंट, ठीक है। रिट क्या होती है? फॉर्मल ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए कोर्ट, रिट। फिर आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपोजिट साइड से, और इस तरह क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका वकील उससे उससे इस तरह क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। डी पोजिशन क्या होता है?
अ विटनेस स्वॉन टेस्टिमनी आउटसाइड ऑफ कोर्ट, बाहर बयान वगैरह आउटसाइड ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये पता ही चल गया ना आपको, विटनेस स्वॉन टेस्टिमनी आउटसाइड ऑफ अ कोर्ट, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। डिस्कवरी खोज, ये चलो इसमें कुछ नहीं है। एग्जिबिट्स क्या होता है, प्रदर्शन ये भी है। हेयरिंग आपको मैंने पहले बताया था कि कोर्ट जो प्रोसीडिंग चली है, कंसीडर एविडेंस, उसको हेयरिंग बोलते हैं। और जुरिडिक्शन, ये ये तो पता ही, ये तो पावर ऑफ ए कोर्ट टू हियर, और ये सब जुरिडिक्शन में आ जाता है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी होता है, ये सुना होगा कि जब डिवोर्स होता है तो अब मेंटेनेंस के लिए वाइफ क्या करेगी कि एलिमनी मांगेगी कि एलिमनी दो, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने देखा है नायब कोर्ट क्या होता है। अच्छा, नायब कोर्ट क्या होता है ना, पुलिस के जो लोग होंगे वो एज ए नायब उसमें काम करेंगे, नायब कोर्ट की तरह। देखो, नायब कोर्ट का क्या, अब जो कोर्ट है उसके और पुलिस के बीच में लिंक कौन सा है? पुलिस के बीच में लिंक है नायब कोर्ट का। नायब कोर्ट के पुलिस के, ये डीसीपी यहाँ पे अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट में नायब कोर्ट जो पर्सनल्स हैं, और वो कोर्ट और जो पुलिस के बीच का जो भी कार्य होगा, जो भी लिंक होगा, वो नायब कोर्ट का होगा। ठीक है, वकालतनामा जैसे मैंने आपको बताया था, वो भी आपको याद रखना है कि किसी ने क्या किया, वकालतनामा क्या हुआ। नामा क्या हुआ कि अभी किसी ने केस लड़ना है, तो केस कैसे लड़ना है, अब वो वकील को क्या देगा कि हाँ तुम मेरी तरफ से केस लड़ सकते हो, वो लिख के देगा कि मेरी तरफ से तुम केस लड़ो, को साइन कर देगा कि हाँ तुम आज से मुझे रिप्रेजेंट करोगे, तो वो वकालतनामा में उसमें आ जाता है। अब उसमें और क्या, स्टेनोग्राफर जो मैंने बताया था कि वो हमने पढ़ा ही है। और क्या, अहमद आपको मैंने बताया था लीगल क्लर्क होता है, ये भी याद रखना। और कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और कौन सी आ जाती हैं, हाँ एक चीज़, अच्छा एक चीज़ अभी न्यूज़ में थी, सो मोटो क्या होता है? सो मोटो होता है कि कुछ केसेस में कोर्ट के पास अधिकार होते हैं, वो खुद से जो है सो मोटो ले सकते हैं। ठीक है, खुद से वो बोलेंगे कि ये चीज़ करो। ठीक है, अब सो मोटो में से समझ लो कि एक पार्टी के साथ गलत हुआ है, दूसरे ने वो किया है, अब वो दोनों कोई उधर नहीं जा रहे हैं, मतलब कोई बड़ा जैसे क्राइम हो गया, तो वो पार्टी खुद नहीं जा रही है वहाँ पे चीज़ें करने, पर कोर्ट आके सो मोटो ले लेगा। ठीक है, कोर्ट आके कहेगा कि वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो सो मोटो कोर्ट की तरफ बहुत सारे केसेस में होता है। सो मोटो दोनों पार्टीज, ये सिर्फ क्राइम से रिलेटेड नहीं, कुछ किसी भी चीज़ से रिलेटेड बोल रही हूँ कि जो कोर्ट को लगता है कि ये मुझे देखना चाहिए, ये वो खुद जाके सो मोटो लेगा, खुद जाके, पार्टीज आए ना आए उस चीज़ को देखने, उस चीज़ को उसमें जो है इंसाफ दिलवाने के लिए खुद उसमें इनिशिएट करेगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और, दस्ती समन क्या होता है? दस्ती समन क्या होता है? दस्ती समन होता है कि अब ऐसे तो प्रोसेस सर्वर जाके लेके जाता है, अब जिन लोगों के बीच में को वो केस चला हुआ है, वो खुद ही एक पार्टी क्या करती है, दूसरी पार्टी तक वो कहती है कि मैं ही लेके चली जाती हूँ समन, उसको बोलते हैं दस्ती समन। अच्छा एक चीज़ और, ये भी सुना होगा आपने बहुत बार, अनलमेंट क्या होता है? बहुत बार मैरिज के केसेस में सुना होगा अनलमेंट, कि अब क्या होता है, अनलमेंट क्या होता है कि अब कोर्ट जो है, जज के हैं, वो बोलेंगे कि मैरिज से रिलेटेड मान लो कि ये आज ये चीज़, मतलब जब वो देखेंगे उस चीज़ को, आज से ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब मैरिज अनलमेंट कर देंगे, मतलब वो नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो अनलमेंट हो गई। ठीक है, कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसकी अनलमेंट हो जाएगी, जब बोल देंगे आज से ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, अनलमेंट उसको बोला जा सकता है। ठीक है, अच्छा कैलिमनी क्या होता है? कैलिमनी भी बहुत बार डेफेमेशन में ही आता है, कैलिमनी क्या होता है?
कैलमनी, फॉल्सली इल्ज़ाम लगा देना कि हाँ इसने ये चीज़ गलत की है, फॉल्सली। तो फॉल्सली किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया गया तो उसको किस में लाया जाता है, क्या बोला जाता है, कैलमनी। अच्छा, एक और वर्ड है सू, बोलते ना आई विल सू यू। तो सू का मतलब क्या होता है, सू होता क्या है कि कोई भी, अब कोर्ट में लेके चला जाना चीज़ को, है ना। अगर कोई चीज़ आपकी गलत हुई आपके साथ तो दूसरी पार्टी, मतलब दो पार्टीज है, तो अगर एक के साथ कुछ गलत होता है तो वो बोलता है आई विल सू यू। तो उसका मतलब है कि उस चीज़ को कोर्ट में लेके चला जाना, वो लीगल फ्रेमवर्क से मैं वो चीज़ फिर उस चीज़ से हैंडल होगी, ठीक है क्या ये। जैसे कि मतलब टू ब्रिंग लॉ सूट अगेंस्ट समवन और समथिंग, आप मान लो कि सू, मतलब ये तो समझ आ गया होगा ना कि करना क्या है। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज हमने देख ली, बहुत सारी देखी, ये 22 नहीं है, हमने पहले भी इससे काफ़ी सारी यहाँ से की थी। तो बहुत सारी हमने देखी, बहुत सारी हमने की, पहले भी की थी, रिवाइज भी की। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, आपको मज़ा आ रहा होगा चीज़ सुनने में। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, बने रहना, ठीक है। अगली वीडियो हम कंप्यूटर से रिलेटेड लेके आएंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहें, ठीक है।